हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 17 प्रेसिडेंट को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को ख़त्म कर दिया था। उसके जो भी क्वेश्चंस थे उनके सोल्यूशन को एक एक चीज़ डिस्कस कर ली थी। तो हमने पार्ट 2 हम करे थे, जो कि हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, जिसके अंदर हमने कंप्लीट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस और इमरजेंसी प्रोविजंस। अब हम आ गए हैं पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले प्रेसिडेंट का चैप्टर, देन वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज़, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, पार्लियामेंट्री फोरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। तो इन सबको हम एक एक करके ख़त्म करते हुए चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आर्टिकल नंबर आप 52 से लेकर 78 में देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या उनकी पावर्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड पार्ट 5 के अंदर हमारे प्रेसिडेंट को रखा हुआ है। पार्ट 5 में आपको जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये जो 5 कह सकते हैं ऑफिसेस हैं, ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। देन हम देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्हें हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट बोला जाता है, यानी जो हमारे इंडिया है उनका हेड कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है। और ये फर्स्ट सिटीज़न माने जाते हैं इंडिया के। अगर पूछा जाएगा कि इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न कौन है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। एंड दे एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। यानी आपसे कोई भी पूछे कि हमारे जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है, उसका यूनिटी का सिंबल कौन है, तो हमारे प्रेसिडेंट हैं। इंटीग्रिटी हो, सॉलिडारिटी हो, इनका सिंबल हम प्रेसिडेंट को मानते हैं। इसलिए आपको देखा होगा कि जब भी आप कोई भी कैरिकेचर देखते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी मिनिस्टर्स है या फिर और लोगों के आप देख सकते हैं, बट कोई भी पर्सन जो है, जो प्रेसिडेंट है, उनका कैरिकेचर नहीं बना सकता, नहीं उनकी कार्टून्स नहीं बना सकता, उनके बारे में कोई भी कोई चुटकुला नहीं बना सकता, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं मना है। बिकॉज़ प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो इंडिया की कहीं ना कहीं यूनिटी, सॉलिडारिटी और इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करते, तो आप कैसे उनके बारे में जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब मना है। देन हम देखेंगे किस तरीके से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें ये जो जनता होती है वो डायरेक्टली उन्हें इलेक्ट नहीं करती। यानी आप देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, वो कभी भी उनके इलेक्शन में वोट नहीं डालते। उनका इलेक्शन जो होता है, हम कह सकते हैं डायरेक्ट नहीं होता पीपल के द्वारा। इन्हें बेसिकली मेम्बर्स जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, वो चुनते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज आप कह सकते हो एक तरह का बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें आपको बहुत सारे मेंबर्स देखने को मिलेंगे, और वो मेंबर्स कहीं ना कहीं वोट डालते हैं और फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले यहाँ बात की गई इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के भी जो इलेक्टेड मेंबर है और राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी हर एक स्टेट के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स है वो प्रेजेंट होंगे, यानी कह सकते हैं MLAs वगैरह भी जो होंगे इस इलेक्शन का पार्ट होंगे। इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, तो दिल्ली और पुदुचेरी में हम देख सकते हैं कि दोनों में ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, जो इलेक्शन के थ्रू आए होंगे, तो वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे। अब ये जो लास्ट प्रोविजन है दिल्ली और पुदुचेरी वाला, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के टाइम पे, और ये इफेक्ट में कब आया, 1 जून 1995 में। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही प्रेजेंट होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। अब कौन प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी हम देखते हैं कि जैसे राज्यसभा में भी 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, और कुछ लोकसभा में भी आते हैं, तो उन नॉमिनेटेड मेंबर्स को पार्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? बिकॉज इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा चुने हुए हैं, और क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने हुए हैं तो उन्हीं का ही हक बनता है ना कि वो प्रेसिडेंट को चुने। जो मेंबर्स नॉमिनेट होकर आए हैं तो उन्होंने तो जनता ने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया, किसी और बॉडी ने, मतलब किसी और पर्सन ने नॉमिनेट किया है। तो डायरेक्टली जो लोग जनता के द्वारा नहीं चुने हुए आए हैं तो वो कैसे प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। क्योंकि जनता भले ही डायरेक्टली प्रेसिडेंट को ना चुने, पर जनता जिन मतलब MLA जिन MPs को चुनती हैं, वो MLA MPs जो है फर्दर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में अपनी रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए आपको जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा की, या फिर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर हो या फिर नॉमिनेटेड मेंबर, दोनों ही पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स तो पार्ट ले रहे हैं बट नॉमिनेटेड मेंबर नहीं ले रहे, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना ही इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेंगे और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट लेंगे, ठीक है। बिकॉज आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है कहीं पर होती है, किसी स्टेट में नहीं होती, ठीक है।
देन यहाँ पे बोला गया है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक है। तो दिल्ली और पुदुचेरी में भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे अगर मान लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब है वहाँ पे, ठीक है, तो उसके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे तो वो भी यहाँ पे पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सारे लोग इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि मान लेते हैं कि कोई स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है। कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कब होती है, दो तरीके हैं, या तो उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाओ कि वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है या फिर सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करे, तो उस केस में उसकी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। या फिर वो जो असेंबली है कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मान लेते हैं उनके लेजिस्लेचर से पास कर दिया गया है एंड उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अपने आप को और टिका सके और काम कर सके स्टेट में, ठीक है। तो उस उदाहरण भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो जब असेंबली मान लो डिसॉल्व हो गई तो उसके अंदर जो भी एमएलए थे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी थे, तो वो मेंबर्स अब इलेक्शन में पार्ट लेंगे या नहीं लेंगे, तो हम देखते हैं। अगर मान लेते हैं जब असेंबली डिसॉल्व हुई है उस दौरान मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो जो असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है यानी जो एमएलए अब एमएलए नहीं रहे हैं तो वो कैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे। ऑल्दो अगर ये डिसॉल्व नहीं होती तो पार्ट लेती क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स थे और इलेक्टेड मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। बट क्योंकि अब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, ये जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मतलब इस पोजीशन पे नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकें। बट अब हम देखते हैं जब भी कोई असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसमें फ्रेश इलेक्शन करवाने जाने पड़ते हैं, यानी फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा, फिर से गवर्नमेंट चुन के आएगी। बट फ्रेश इलेक्शन के लिए अभी मान लो टाइम है और उससे पहले ही आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पहले हो गए और इसके जो फ्रेश इलेक्शन होने वाले थे स्टेट के वो बाद में है, तो उस केस में ये जो मेंबर्स हैं वो पार्ट नहीं ले पाएंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। और ये कल को कंप्लेन भी नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि भाई हम तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे या फिर इस पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा जो मेंबर्स भेजे जाने थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो तो थे नहीं, बिकॉज उस समय हमारी असेंबली डिसॉल्व हो रखी थी, तो कैसे आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी नहीं बोल सकते बिकॉज प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है उस समय तो ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा कि कब वहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होंगे उस स्टेट में, कब नई सरकार चुन के आएगी, कब उनके एमएलए पार्ट लेंगे, तो इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लाने में काफ़ी हेल्प करती है, बिकॉज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये बहुत ज़रूरी है कि सभी के सभी लोग यहाँ पे आएँ और प्रेसिडेंट को मतलब इलेक्ट करें, ठीक है। अब जनता तो चुन नहीं सकती प्रेसिडेंट को, तो इसलिए हर एक स्टेट के जो भी एमएलए वगैरह हैं उनको यहाँ पे भेजा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज में, वो वहाँ पे जाके वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट कि देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी हर एक स्टेट से कोई ना कोई एमएलए वहाँ पे आएँ और इस तरह से अपना वोट दें। तो डिफरेंट स्टेट्स की यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, एज वेल एज पैरिटी होनी चाहिए बिटवीन द स्टेट एज अ होल एंड अ यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ दिस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितना इंपॉर्टेंस सेंटर की उतनी इंपॉर्टेंस स्टेट की भी है, ठीक है। तो इसलिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं असेंबली के, चाहे वो दिल्ली पुदुचेरी भी क्यों ना हो जो कि यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा सेंटर के एमपीज़ भी प्रेजेंट होते हैं, सब मिल के जो है वोट डालते हैं एंड उस हिसाब से फिर प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी लानी ज़रूरी है। टू अचीव दिस द नंबर ऑफ वोट विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द पार्लियामेंट इज़ एंटाइटल टू कास्ट एट सच इलेक्शन शेल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। अब हमने बात कर ली यूनिफॉर्मिटी की, अब यूनिफॉर्मिटी आएगी कैसे, कैसे हम कहेंगे कि स्टेट की भी उतनी वैल्यू है जितनी वैल्यू सेंटर की है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मैनर यानी तरीका डिसाइड किया गया है जहाँ पे हर एक इलेक्टेड मेंबर की जो वोट की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली कहीं ना कहीं मेंशन की गई है कि अगर मान लो एक एमपी या फिर एक एमएलए जो भी अपना वोट देगा तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हम एक एक करके काउंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि उस राजस्थान हम एग्जांपल ले रहे हैं कि राजस्थान में मान लो टोटल 100 इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने हैं वहाँ पे, तो हम मान लेते हैं कि 100 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अब उन 100 इलेक्टेड मेंबर्स में से हम देखेंगे कि जो एक इलेक्टेड मेंबर है उसकी वोट की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शेल हैव अ many vote as they are multiplied of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of a state by the total number of elected members of the assembly, ठीक है। तो इसको हम अभी करते हैं, बट आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि इस चीज़ को हम देखेंगे कि जब भी हम पॉपुलेशन यहाँ पर मैंशन कर रहे हैं, ठीक है, जब आप देखोगे कि जो एक एमएलए है उसके वोट के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल पॉपुलेशन चाहिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स चाहिए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब यहाँ पे आप देखोगे वर्ड पॉपुलेशन आ रहा है, तो क्या हमें करंट पॉपुलेशन देखनी है कि करंट में अभी मतलब हाल ही में कितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है, तो नहीं। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2001 में, जहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन 1971 के सेंसस की, यानी कि 1971 में जब सेंसस हुआ होगा उस दौरान जो पॉपुलेशन रही होगी हर एक स्टेट की, उस पॉपुलेशन को आपको कंसिडर करना है जब भी आप एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉपुलेशन आपको लेना है 1971 सेंसस का, वो कब तक चलेंगे, 2026 तक। और 2026 के बाद वाला जो नेक्स्ट सेंसस आएगा तो आई थिंक 2031 में आएगा। तो 2031 में जो सेंसस आएगा फिर उस सेंसस के हिसाब से जो है पॉपुलेशन को उस टाइम चेंज किया जाएगा। बट अभी के लिए हमें जो है कौन से सेंसस का डाटा लेना पड़ेगा, 1971 का, क्योंकि 1971 में उस समय जो भी पॉपुलेशन रही होगी, बिकॉज अब तो ऑब्वियसली बढ़ चुकी है पॉपुलेशन काफ़ी, बट हमें 1971 का डाटा को लेना है। उस डाटा के हिसाब से जो है एमएलए के वोट की वैल्यू को काउंट करना है। तो आपका जो फॉर्मूला है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता रखा है वो ये है कि वैल्यू जो है एक एमएलए की वो कितनी हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो हम मान लेते हैं, हमने अभी एग्जांपल लिया राजस्थान का, तो मान लेते हैं राजस्थान में आपकी है 2 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर्स हमने ले लिए 100, मल्टीप्लाई बाय करना है 1/1000 से, तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो जो होगी एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है डिफरेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन को यूज़ करके जो है वहाँ पे कितने इलेक्टेड मेंबर्स है उस तरीके से उस पर्टिकुलर स्टेट में जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं। और आपको याद रखना पड़ेगा कि डिफरेंट स्टेट में पॉपुलेशन डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट स्टेट में जो भी एमएलए है उनकी वोट की वैल्यू अलग हो सकती है। जैसे हम यूपी में देखते हैं तो यूपी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान, तो यूपी के जो एमएलए होगी उसकी वोट की वैल्यू राजस्थान के जो एमएलए होगी उससे थोड़ी डिफरेंट होगी, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो वैल्यू है एमएलए की वोट की वो कहीं ना कहीं वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे हमने एमएलए की वोट की वैल्यू देख लिया। अब हम चलते हैं एमपी की, ठीक है, जो हमारे एमपीज़ हैं उनकी वोट की वैल्यू कितनी है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि टोटल वैल्यूज़ ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट, ठीक है। तो आज की डेट में हमारे जो भी 28 स्टेट्स हैं, तो उस स्टेट्स में आप देख सकते हो जो भी आपके एमएलएज होंगे, ठीक है, उनकी वोट्स को आपको क्या करना है, ऐड करते हुए चलना है, और उन सब की जो वोट की वैल्यूज़ होगी उसका एक पर्टिकुलर सम निकल के आ जाएगा, उनको आप प्लस करते हुए चलोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख देनी है, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज़ ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट, तो हर एक स्टेट के जितने भी एमएलएज की वोट की वैल्यू थी उन सबको आपने क्लब करके जोड़ दिया, एंड जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको ऊपर लिख देना है। देन आपको उसे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर जो आपके लोकसभा के हैं और इलेक्टेड मेंबर जो कि राज्यसभा के हैं, तो जो टोटल मेंबर्स कितने वहाँ पे इलेक्टेड, उन इलेक्टेड मेंबर्स का आपको नंबर यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एक एमपी के वोट की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो एक तरीके से सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। इट बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। द वोटिंग जो होती है सीक्रेट बैलेट पे होती है, यानी किसी को भी आप दिखा नहीं सकते कि आपने किस तरीके से अपना प्रेफरेंस चुना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि वहाँ पे वोटिंग की जाती है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, पहला सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। एंड इससे बेसिकली होगा क्या, तो आपको एक सक्सेसफुल कैंडिडेट मिल जाएगा, ठीक है, जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होंगे, जिसको जितने ज़्यादा वोट्स मिले होंगे उसको आप चुन सकते हो एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट, ठीक है। तो जिस भी पर्सन को या जिस भी कैंडिडेट को आप इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए चुन रहे हो, उसको कम से कम एक फिक्स्ड कोटा वोट जो है उनके पास आनी चाहिए, ठीक है। यानी जितने भी एमपी एमएलएज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो उनके द्वारा जो भी वोट्स दिया जाएगा तो एक अच्छी खासी मात्रा में उनके पास वोट्स होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास, तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीत सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं जो कोटा ऑफ वोट्स जो है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्या होता है ये। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि कोटा वोट इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जितने पड़े हैं पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। हेयर ओनली वन कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट प्लस 1 एंड एडिंग 1 टू द क्वोशंट, ठीक है। तो ये चीज़ हम फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है इलेक्टोरल कोटा निकालने के लिए। तो इसको आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो उस समय पोल हुए हैं और जिस कितने पर्सन का वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक को चुनना है मैं एज अ प्रेसिडेंट, तो इससे नीचे डिनोमिनेटर में आपका 1 आ जाएगा और +1 आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स थे 100, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 +1 करना यानी 51। तो यानी जिसके पास भी 51% वोट आ जाएंगे तो उसको एज अ कैंडिडेट उस कैंडिडेट को एज अ प्रेसिडेंट हम चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक करके समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 4 कैंडिडेट्स हैं A B C D, ये चारों के चारों कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उन्होंने पार्ट लिया है कि इनमें से कोई एक जो होगा प्रेसिडेंट की पोस्ट में जाके बैठेगा। अब किस तरीके से इनको वोट मिलते हैं वो हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं इनके इलेक्शन के लिए आपको एमपीज़ और एमएलएज देखने को मिलेंगे। हर एक स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुडुचेरी के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। एंड लोकसभा राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं एमपीज़ वगैरह वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट थे। तो इनको एक शीट मिलेगी यानी एक तरह का पेपर मिलेगा। उस पेपर में आपको देखने को मिलेगा ये ने अपनी प्रेफरेंस लिखनी है, ठीक है। किस तरीके से कि मान लेते हैं कि एक एमपी है, उसको एक पेपर मिला क्योंकि 4 कैंडिडेट है, उन चारों कैंडिडेट्स को
किस नंबर पे प्रेफरेंस देते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि जो एक एमपी है उसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो था कैंडिडेट ए था, सेकंड प्रेफरेंस उसने सी को रखा है, थर्ड प्रेफरेंस उसने डी को रखा है, फोर्थ प्रेफरेंस बी को रखा है। सिमिलरली दूसरा एक एमपी है, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में बी को रखा है, सेकंड में ए, थर्ड में सी और फोर्थ में डी को। एंड नेक्स्ट एमपी है जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस में ए को रखा है, फिर बी, सी, डी। तो ऐसे करके सारे एमपीज़ हो गए। फिर आप एमएलएस को देख सकते हो कि किसी ने बी को रखा है फर्स्ट प्रेफरेंस ने, किसी को ए, देन सी, डी। तो ऐसे करके आप हर एक पर्सन ने यानी हर एक एमपी एमएलए ने जो जो प्रेफरेंस दिया होगा उस शीट को बेसिकली आपको देखना है, ठीक है। अब इन्होंने जो अपना प्रेफरेंस दे दिया उसके बाद जो वोट की काउंटिंग करेगा वो किस तरीके से इसको काउंट करेगा, तो वो कैलकुलेट करेगा इस हिसाब से कि यहाँ पे देखना है कि कितने % ऑफ वोट जो है किसको मिले हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो उन्हें नज़र आया कि जो कैंडिडेट ए है उसको मान लेते हैं 40% वोट मिले हैं, कैंडिडेट बी को मान लेते हैं 10% मिले हैं, कैंडिडेट सी को 20% मिले हैं और कैंडिडेट डी को 30% मिले हैं, ठीक है। अब इनमें से आप देखोगे कि जो जिसको सबसे कम मिलेगा वोट उसको आपको एलिमिनेट करना है, उसको निकाल देना है। तो यहाँ पे जो सबसे कम जो मिल रहा है वो कैंडिडेट बी को मिल रहा है, तो आपको बी को जो है कहीं एलिमिनेट कर देना है, उसको निकाल देना है लिस्ट से। यानी जो भी पर्सन यहाँ पे वोटों की काउंटिंग करेंगे वो बी को एज ए कैंडिडेट हटा देंगे कि वो बी जो है बेसिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेट मतलब वो एज अ प्रेसिडेंट के लिए मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट में नहीं बैठ सकता, बिकॉज उसको यहाँ पर सबसे कम वोट मिले हैं। अब वो वहाँ पर जाके चेक करेंगे कि जिन जिन लोगों ने बी को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था उनके एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस को बी को हटाना पड़ेगा। यानी देख सकते हैं इस पर्सन ने जो है बी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, इसने भी बी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, इसने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है। तो इन लोगों ने जो फर्स्ट प्रेफरेंस में बी को रखा है तो इनका तो फर्स्ट प्रेफरेंस अब गया बी, क्योंकि बी को वोट ही कम मिले हैं तो वो अब तो इलेक्शन से भारी हो गया। अब ये देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस में इन्होंने किसको रखा है, तो इसने ए को रखा है, इसने बी ए को रखा है, इसने सी को रखा है, तो वो चीज़ काउंट की जाएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो 1 बाय 1 करके फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट करना, फिर सेकंड राउंड में दूसरी प्रेफरेंस काउंट करना, फिर थर्ड राउंड में थर्ड प्रेफरेंस काउंट करना। इस तरीके से आप देखोगे कि जो हर बार जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो कोई ऐसा होगा जिसकी परसेंटेज मानो कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे बी को निकाल दिया गया, बी के बाद मान लेते जब सेकंड बार मतलब वहाँ पे वोट की काउंटिंग हुई तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो जिस तरह से हमने देखा फर्स्ट राउंड में जब काउंटिंग की गई तो हमने देखा था बी को सिर्फ 10% वोट मिले थे, तो इसलिए बी को हटा दिया गया। जब सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई तो उसमें देखा गया कि ए को 40% मिले, सी को 35% मिले, डी को 25%। तो इन तीनों में सबसे कम कौन है, डी, तो डी को यहाँ पे हटा देंगे अब, ठीक है। फिर 2% के बीच में जो है इलेक्शन मतलब देखा जाएगा कि कौन इसमें से प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए बैठता है, तो ए और सी में से किसी एक को चुनना है। जब थर्ड राउंड ऑफ आपको काउंटिंग की जाएगी उन प्रेफरेंस की तो आपको देखने को मिला ए को 40% मिल रहे हैं, सी को कितना मिल रहा है 60%। तो ऑब्वियसली जो सी होगा जिसको सबसे ज़्यादा % वोट मिल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था हमारा इलेक्टेड कोटा कितना निकल के आया था 50+1, ठीक है, मतलब 51%। तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा कितने सी एज अ कैंडिडेट सी के हैं, तो सी कैंडिडेट को चुन लिया जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिस्टम जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का समझ में आ गया है, जहाँ पे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा और सीक्रेट बैलेट के थ्रू उनकी वोटिंग की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर मान लेते हैं कोई भी डाउट या डिस्प्यूट निकल के आता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो उस केस में जो डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, तो पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि जो भी चीज़ें होंगी क्या वो किस बेसिस पे वो इलेक्शन किया गया और किस रीज़न के ऊपर उस डिस्प्यूट को बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो उन सारे फैक्ट्स को जज करने की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है और उनके द्वारा जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा तो उसको सबने एक्सेप्ट करना है। अगर मान लेते हैं जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो फैक्ट सही नहीं है, तो वो चाहे तो उस डिस्प्यूट को जो है मना कर सकती है कि भाई इस तरीके से जो भी आप कारण लेके आए हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन गलत बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो यानी कि आपको बस इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और वही फाइनल डिसीजन जो देगी उसको सभी को मानना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इलेक्शन होगा एज अ पर्सन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए दे कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, ठीक है। यानी जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी एमपीज़ एमएलए आए हैं, मान लेते हैं किसी स्टेट में जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि कोई असेंबली जो है डिसॉल्व हो रखी है या फिर किसी स्टेट में जो असेंबली थी उसमें प्रॉपर सारे मेंबर्स नहीं थे, कुछ ऐसी सीट्स थी जो वैकेंट पड़ी हुई थी, तो उन पर्सन ने तो बेसिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेट लिया नहीं है, तो उस केस पे आप ये नहीं कह सकते हो कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था और उसके बाद जो इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो कोई भी वैकेंसी हो इलेक्टोरल कॉलेज में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इलेक्शन अब हो चुके हैं, जितने भी लोगों ने वहाँ पे पार्ट लिया है उन्होंने अपना अपना प्रेफरेंस दे चुके हैं एंड उस प्रेफरेंस के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट को चुन लिया गया है, तो बाद में कोई भी पर्सन इस चीज़ के ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकता। देन हम देखेंगे अगर मान लेते हैं
कि इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट था, उस दौरान मान लेते हैं इलेक्शन में जो भी हुआ और प्रेसिडेंट कोई पर्सन चुन के आ गया, जैसे अभी हमने देखा था एग्जांपल के तौर में कि जो कैंडिडेट सी था वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठ गया, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 जनवरी 2022 को उसने प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठा एंड कुछ लोगों ने बाद में आके कहा कि भाई जो भी इलेक्शन हुए तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है, ठीक है, सही तरीके से इलेक्शन को किया नहीं किया। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, बिकॉज पावर सुप्रीम कोर्ट के पास था उस डिस्प्यूट को सुनने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है देखा और देखने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये जो डिस्प्यूट कहीं ना कहीं हुआ है और जो भी लोगों ने कंप्लेंट की है वो एकदम सही है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुआ है, तो जो पर्सन कैंडिडेट सी है जैसे प्रेसिडेंट बनाया गया है उसको जो है अपने प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2022 में वो अपनी कुर्सी में बैठा और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, डिसीजन लेते लेते मान लेते हैं 2 फरवरी 2022 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, जो भी पर्सन वहाँ बैठा है वो उसे अपनी कुर्सी से हटना पड़ेगा, बिकॉज कि इलेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्यूट था, ठीक है। तो इस दौरान जब आप देख सकते हो कि 1 महीना वो अपनी कुर्सी में बैठा है और उसने एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर जब वो अपनी कुर्सी में बैठा है तो उसने बहुत सारे डिसीजंस लिए होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन में साइन किया होगा, बहुत सारे डिक्लेरेशन दिए होंगे, या फिर असेंबली ने मतलब पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट पास किया होगा तो उसको एसेंट दिया होगा। तो इस दौरान जब उसने इतने सारी चीज़ें की हैं तो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो जो भी काम उसने अपने ऑफिस में बैठ के किया है, भले ही वो गलत तरीके से प्रेसिडेंट चुन लिया हो, बट उसने एज अ प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठ के, एज अ पोजीशन पे बैठ के उसने जो भी डिसीजन लिया उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और जो भी डिसीजन उसने ली है, जो भी एक्ट बनाए हैं, एक्ट में एसेंट दिए, उन सबको माना जाएगा और उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है, उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकते। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इफ़ द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट is declared as void by the Supreme Court, तो act done by him before the date of such declaration of Supreme Court are not invalid। मतलब उन सारे एक्ट को जो उसने कहीं ना कहीं एक्ट प्रेजेंट किए हैं, कोई भी सिग्नेचर किया है, किसी भी डिक्लेरेशन को साइन किया है, तो उन सबको इनवैलिड नहीं करना है आपको, उसको आप कंटिन्यू रखोगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो फिर से इलेक्शन होगा, फिर से नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा, देन फिर वो आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जिन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया है कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का आप सिस्टम लेके आए हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक हैं एंड वो कहीं ना कहीं जो है मानते थे कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से आप देख सकते हो जो हमारे MPs MLAs चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, सिमिलरली प्रेसिडेंट को चुनने की बात की जा रही थी कि उनके लिए भी आपको डायरेक्ट इलेक्शन रखने चाहिए, लोगों को बेसिकली मौका देना चाहिए कि वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और प्रेसिडेंट की पोजीशन में जो भी पर्सन चुनना है उसको चुने, ठीक है। बट उस समय ये सारे लोगों ने भले क्रिटिसिज्म किया, बट कुछ ऐसे रीजंस थे जिनके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चूज़ किया कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन के लिए क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन ही बेस्ट है। तो उन रीजंस को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला रीज़न उन्होंने ये बोला है कि हमारी कंट्री में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट मतलब वो पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है वो बेसिकली आके अपनी गवर्नमेंट बनाती है, एंड उसमें आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनके पास जो रियल पावर होती है, वो एक तरह से रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो और हम उसमें देखते हैं कि किस द्वारा वहाँ पे जब इलेक्शन किया जाता है तो हमारी जो जनता है बेसिकली वो उनको चुनती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो रियल पावर है वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास है, और उनको कौन चुन रहा है? जनता चुन रही है उनको। तो इसलिए उनको जो मेन पावर मिली है वो हम कह सकते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से मिली हुई है। और क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट, भले ही हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट क्योंकि अगर मान लेते हैं उनका अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन कर देते हैं, जनता उनको भी चुनेगी, तो उस केस में जो पावर का हम कह सकते हैं कि किसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर रहनी है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास मेन पावर होगी। तो उस केस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तो ये सिचुएशन ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंश्योर किया था कि अगर हमारा सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो मेन पावर पार्लियामेंट के पास ही होनी चाहिए, उन्हीं को लॉज बनाना है, उन्हीं को एक्ट्स लेके आने हैं। प्रेसिडेंट का काम तो सिर्फ उस एक्ट में एसेंट देना है, ठीक है। और क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट को एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बनाया है और रियल पावर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन जो है उन्हीं का करवाएं। प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनके पास पावर ही नहीं है, रियल पावर ही नहीं है, तो उनका इलेक्शन करवा के क्या फ़ायदा, ठीक है। और अगर इलेक्शन करवा देंगे तो कहीं ना कहीं फिर पावर की टसल देखने को मिलेगी दोनों के बीच में कि दोनों बोलेंगे कि भाई हमें तो जनता ने चुना है, तो फिर वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो और एक अच्छे तरीके से जो है लीडरशिप वहाँ पे चले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड रीज़न जो उन्होंने दिया था वो ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन अगर प्रेसिडेंट का करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या फिर स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, तो इतने ज़्यादा पहले उनको प्रचार करो, फिर हर घर में जाके इस तरह से कैंपेनिंग करना है, तो कितना लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन करवाओगे, इस तरह से कैंपेनिंग होगी और फिर जनता जो है अपने आके मतलब बूथ में जाके वोट देगी, तो आप सोच सकते हो कितना पैसा खर्च होगा। तो
पैसा तो जाएगा जाएगा, टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, बिकॉज हमारे यहाँ जो इलेक्टोरेट है काफ़ी वास्ट है, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोग देखने को मिलेंगे जो इलेक्शन में वोट डालने आते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप इतने सारे लोगों को हैंडल करना, उतने सारे लोगों को फिर एज आपको ऑफिसर्स चाहिए होंगे ग्राउंड लेवल पे जो सबको कंट्रोल करें, तो ज़रूरत पहले तो है नहीं, बिकॉज प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। दूसरा, अगर आप उनका डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में सोच भी रहे हो तो आप सोच सकते हो कितना पैसा और टाइम वहाँ पे खर्च होने वाला है, ठीक है। तो यही वो कारण था जिसकी वजह से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑल दो इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए हमें डायरेक्ट इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन से उनका काम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि कुछ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जिन्होंने सजेस्ट किया कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें सिर्फ दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट की उन्हीं को पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज हमने डिस्कस किया था जहाँ पे आपको इलेक्टेड मेंबर्स जो थे आपको स्टेट के और एमपीज़ यानी जो आपको पार्लियामेंट है उसके आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे उनका मानना था कि हमें स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट में जो आपके राज्यसभा लोकसभा है उनके इलेक्टेड मेंबर्स अगर होंगे तो भी आप इलेक्शन करवा सकते हो। तो आप उस केस में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका मानना ये था कि अगर हम सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू ही इलेक्शन करवाते हैं, यानी जो लोकसभा राज्यसभा है सिर्फ उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं के थ्रू वोट करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मान लेते कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर डोमिनेट कर रही है सेंटर में, तो कितने ज़्यादा मेजॉरिटी में अगर कोई एक पार्टी है तो वो अपने हिसाब से फिर कैंडिडेट को चुनेगी एज ए प्रेसिडेंट के लिए, तो वो सही नहीं है। बिकॉज हम मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है सिर्फ यूनियन को ही नहीं, स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। तो यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट है, बट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट के भी कुछ मेंबर्स होने चाहिए ना जो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्टेट के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हर एक स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स जो है मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ले, ताकि हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर एक ड्यूटी हो कि उन्हें ये चीज़ याद हो कि उनको जो चुना गया है वो स्टेट और सेंटर दोनों के द्वारा चुना गया है। तो कल को जब भी उन्होंने कोई भी डिसीजन लेना है तो इस बात की उन्हें ध्यान में रखना होगा कि उन्हें सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करना है। और यही कारण है कि हमारे प्रेसिडेंट को जो हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट बोला जाता है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, और इनको सिंबल माना जाता है यूनिटी, सॉलिडारिटी और इंटीग्रिटी का। तो ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होंगी ना जब उनको जो है ऑब्वियसली सारी जनता तो चुन नहीं सकती, कम से कम हर वो स्टेट के मेंबर्स तो उनको कम से कम चुने, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रेजेंट सिस्टम है हमारा प्रेसिडेंट का वो कम रिप्रेजेंट करता है यूनियन को भी और स्टेट को भी इक्वली इन द सेंस कि यहाँ पे इलेक्शन में आप देख सकते हो स्टेट के मेंबर से पार्टिसिपेट करते हो, सेंटर के मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म किया गया इस बात के ऊपर कि हमारी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो इस बात में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि किस हिसाब से आप कह रहे हो कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब आप इलेक्शन करवा रहे हो तो इलेक्शन करवाने के कम से कम 2 या 3 सीट्स होनी चाहिए ना जब आप इलेक्शन करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं तो हमारे पास एक ही सीट होती है क्योंकि हम एक ही पोस्ट के लिए इलेक्शन करवा रहे हैं। तो जब एक पोस्ट के लिए आप इलेक्शन करवा रहे हो तो जो आपको वर्ड यूज़ करना चाहिए वो प्रेफरेंशियल यूज़ करो या फिर ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम यूज़ करो। ये जो वर्ड आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चूज़ किया है इस जगह पे वो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? बिकॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा सीट्स को आपको फिल करना हो। अगर प्रेसिडेंट की सिर्फ एक पोस्ट के लिए इलेक्शन कर रहे हो तो आपको प्रेफरेंशियल या ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम को यूज़ करना चाहिए था। नेक्स्ट क्रिटिसाइज़ किया है कि हमने यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को यूज़ किया है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये होता कि एक पर्सन को एक ही वोट देना है, बट हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी ऐसा वोटर नहीं था जिसने सिंगल वोट दिया हो। हर एक वोटर ने प्लूरल वोट्स दिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी प्रेफरेंस चूज़ करी थी कि एक कैंडिडेट को वो फर्स्ट प्रेफरेंस में रख रहे हैं, दूसरे को सेकंड प्रेफरेंस में रख रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक वोटर ने प्लूरल वोट्स दी थी, यानी बहुत सारी वोट्स दी थी। तो उस हिसाब से आप कैसे कह सकते हो कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये वर्ड्स नहीं यूज़ करनी चाहिए थे, इसकी जगह आपको यूज़ करना चाहिए था प्रेफरेंशियल ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। तो यहाँ पे हमने देख लिया किन किन बेसिस के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया। पहला कि हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की जगह डायरेक्ट इलेक्शन करनी चाहिए थी। दूसरा कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स को ही पार्टिसिपेट करवाना चाहिए था। और तीसरा कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल एंड अल्टरनेटिव वोट सिस्टम को यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी क्रिटिसिज्म हुआ है हम उसे साइड रखते हैं बिकॉज प्रेजेंट डेट में जो भी सिस्टम फॉलो किया जा रहा है हमें सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस क्या है प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहली कंडीशन जो है उनकी क्वालिफिकेशन की यह है कि वो सिटीज़न होनी चाहिए इंडिया के, यानी कोई भी पर्सन जो कल को प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो देश का नागरिक हो। दूसरा कि उसकी एज जो है 35 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी हो।
तीसरा है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी मेंबर जो होते हैं लोकसभा के, तो उस इलेक्शन में उनका जो है क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइड होनी चाहिए कि उनके पास इतना वो होना चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर लोकसभा के मेंबर बनने का उनके पास क्वालिफिकेशन है तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन उनके पास हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि अगर वो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हैं तो उस समय उनको और कोई ऑफिस को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। किसके अंडर होल्ड नहीं कर सकते, तो यूनियन गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। सेंटर का कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट का अगर कोई भी ऑफिस है तो उस ऑफिस में वो एज अ एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऑफिस है या फिर लोकल अथॉरिटी है या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है तो इन सब के अंदर वो एज अ एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर सकते अगर उन्हें प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनना है तो, ठीक है। बिकॉज उस केस में तो ये हो जाएगा ना कि भाई आप तो मान लेते हैं कि आप यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे तो इसलिए आपको प्रेसिडेंट चुन लिया गया बिकॉज सरकार के साथ आपकी कोई डील हुई होगी, तो इस तरीके से जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आपके ऊपर, जो है कहीं ना कहीं करप्शन का इल्ज़ाम लग सकता है कि कैसे आपने फिर इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवा दिया, तो सरकार के ही बंदे हो सकते हैं। तो इसलिए उस डिस्प्यूट में ना जाने से अच्छा है कि आप पहले ही उस ऑफिस को छोड़ो जिसमें भी आप हो एंड एक न्यूट्रल तरीके से अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट लो। देन यहाँ बोला गया कि सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो इसमें बेसिकली कहा ये गया है कि अगर मान लेते हैं कि जो आज की डेट में जो भी सिटिंग प्रेसिडेंट है, जैसे रामनाथ कोविंद हो गए, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर गवर्नर हो गए किसी भी स्टेट के, या फिर यूनियन मिनिस्ट्री में कोई भी मिनिस्टर हो गया, ठीक है, तो ये सारे लोग जो है मतलब चाहे वो मिनिस्टर हो यूनियन का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये भले ही अपनी अपनी पोस्ट में भी काम कर रहे हैं बट कल को ये चाहे तो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं, यानी ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस केस में उन्हें ये नहीं बोला जाएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि एक पर्सन अगर मान लेते हैं यूनियन मिनिस्टर अगर मान लेते हैं तो वो पर्सन कैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठ सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर उन पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता बिकॉज यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से बोला गया है कि ये सारे लोग जो है भले ही अपने ऑफिस में भी काम कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट के रूप में, एज अ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, एज अ गवर्नर के रूप में, बट अगर ये चाहें इन्हें अगर प्रेसिडेंशियल पोस्ट में अगर बैठना है तो एज ए कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में उन्हें ये नहीं बोला जाएगा कि जिस पोस्ट में आप हो वो एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, बिकॉज इन पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर काउंट नहीं किया गया है। तो इसलिए ये लोग भी जो है प्रेसिडेंट की कैंडिडेट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर ये चाहते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठना तो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लेते हैं नॉमिनेशन करना है किसी भी कैंडिडेट का प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कि हाँ भाई हम ये इस नाम को नॉमिनेट करते हैं कि ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, तो नॉमिनेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स ऐसे चाहिए एज अ प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर एज सेकेंडर, यानी 50 लोग सबसे पहले आपके पास होने चाहिए जो आपका नाम को इनिशिएट करेंगे एंड अनदर आपके पास 50 लोग होने चाहिए एटलीस्ट जो आपको सपोर्ट करेंगे, और करीबन हम मान लेते हैं टोटल 100 लोग होने चाहिए ऐसे जो आपके पीछे खड़े होकर आपको सपोर्ट करें कि हाँ भाई हम इस पर्टिकुलर नाम को सजेस्ट कर रहे हैं और ये कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा इसलिए करा गया बिकॉज कल को कोई भी पर्सन उठ के ये ना कह दे कि भाई हमें प्रेसिडेंट बनना, मतलब ऑब्वियसली कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट, बट कम से कम उसके पास सपोर्ट इतना होना चाहिए कि कल को जब वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे खड़ा होगा तो इतने लोग कम से कम तो उसको वोट देना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो तो पर्सन खड़ा हो गया बट उसको वोट देने नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एटलीस्ट 50 पर्सन ऐसे होने चाहिए प्रपोजर की तरह काम करेंगे, 50 सेकेंडर्स की तरह नहीं, टोटल मान लेते हैं 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करे उसकी इलेक्शन में और उसको वोट दें, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि यहाँ पे कम से कम 15,000 जो है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। जो भी पर्सन है जो भी कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होगा तो उस कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 15,000 रुपये देने पड़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 1997 में जो अमाउंट था वो 2500 था, ठीक है। इसलिए और यही कारण है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट यहाँ पे आए ना, उनको डिस्करेज करने के लिए जो अमाउंट था सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा दिया गया है। एंड कल को अगर मान लेते हैं जो कैंडिडेट बेसिकली प्रेसिडेंट नहीं बन पाया तो इस डिपॉजिट को ऐसा नहीं है कि उन्हें वापस दे दिया जाएगा, वो ऐसा उनके पास बैंक में जमा रहेगा, ठीक है। तो उनको वापस नहीं लौटाया जाता अगर भले ही वो इलेक्शन क्यों ना हार जाए, ठीक है। तो मेन रीज़न जो है डिपॉजिट रखने का यही है कि सीरियस कैंडिडेट जो है वही पार्टिसिपेट ले इलेक्शन के, बिकॉज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे लगती है, तो कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट वहाँ पे आ जाएगा तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इतने सारे प्रेफरेंसेस को देखना पड़ता है, जो लोग वोट डाल के चले गए उनके मेन हेडेक नहीं है, जो वापस से उस वोट को काउंट करेंगे उन प्रेफरेंसेस को चेक करेंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर मान लो अभी तो हमने सिर्फ 4 कैंडिडेट का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे मान लो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ऐसे 10-20 कैंडिडेट अगर आ जाए और फिर उस केस में आपको प्रेफरेंस देना पड़े तो आप सोच सकते हो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाने के लिए ही ये किया गया कि एक डिपॉजिट यहाँ पे इंश्योर किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो माना जाता है कि जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनके लिए ओथ होता है, और जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते उनको एफर्मेशन बोला जाता है कि वो एफर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो बिफोर एंटरिंग अपॉन इस ऑफिस, यानी वो कैंडिडेट जो जीत के आए वो ऑफिस में जाने से पहले जो है एक ओथ को प्रिस्क्राइब करेगा या फिर एफर्मेशन लेगा,
और उस ओथ की अफर्मेशन में वो क्या चीज़ें उससे बुलवाई जाएंगी। सबसे पहला कि आपको फेथफुल रहना है अपने पोस्ट के लिए, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आपको चुना जा रहा है तो फेथफुली आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। दूसरा कि आपका मेन रोल क्या होना चाहिए कि आप प्रिजर्व करो, प्रोटेक्ट करो, डिफेंड करो, इसको बोलते हैं पीपीडी, ठीक है, कि प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को। नेक्स्ट बोला गया है कि आपको डिवोट करना है अपने आप को किसमें, सर्विस में, वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि यानी जो भी जनता है हमारी उसके वेलफेयर के लिए आपको हमेशा अपनी ड्यूटी, आपकी मेन ड्यूटी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा काम करो, उनकी सर्विस करो, ठीक है, क्योंकि इसी पोस्ट में आपको इसलिए बिठाया गया है। तो ये 3 चीज़ें जो है ओथ के फॉर्म में आपको उनसे बुलवाई जाती हैं। अब इस ओथ को बेसिकली कौन एडमिनिस्टर करेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो उनकी जगह में कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सीनियर मोस्ट जज जो हैं प्रेसिडेंट की ओथ दिलवाएंगे। नेक्स्ट यहाँ बोला गया अगर मान लो कोई भी पर्सन एज अ जो प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठ रहा है या फिर जैसे माने तो कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट एब्सेंट है अपनी ऑफिस से, तो उस केस में जो भी पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए बैठेगा, उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा, तो बैठने से पहले उसे भी इस तरीके की ओथ दिलवाई जाएगी। बिकॉज भले ही थोड़े टाइम के लिए उसे आप प्रेसिडेंट बनाया हो, जब तक प्रेसिडेंट नहीं तब तक वो पर्सन प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। तो ज़रूरी है कि जिस पोस्ट में बैठ रहा है उस पोस्ट के बारे में उसको पता हो, तो उसको ओथ दिलवानी ज़रूरी है ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से संभाले एंड जिस तरीके से उसे अपने ऑफिस को एग्जीक्यूट करना है फेथफुली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वो सब चीज़ें को अच्छे से करें। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी थी बुक में जहाँ पे आपको इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट के देखने को मिलेंगे 1952 से लेकर 2017 तक कौन कौन से पर्सन जो है प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठे वो हम देखते हैं। तो 1952 में हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। इनके मेन राइवल जो थे केटी शाह थे, ठीक है। नेक्स्ट 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से जो प्रेसिडेंट बनते हैं। थर्ड आप देखते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, 1962 में इन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 1967 में बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। 1969 में वीके गिरी, 1974 में फ़खरुद्दीन अली अहमद, 1977 में एन संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट 1982 में जैन अली सिंह, सॉरी उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, तो ये 1982 में बने थे। देन 1987 में बने हैं आर वेंकटेरमन, 1992 में बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1997 में के आर नारायण, 2002 में APJ अब्दुल कलाम, 2007 में डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, 2012 में प्रणब मुखर्जी एंड 27 में अभी जो करंट हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया 1952 से लेकर 2017 में कौन कौन से प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन है प्रेसिडेंट की ऑफिस की। सबसे पहले बात की गई है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर एक बार कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट में जाके बैठ गया है तो वो उस केस में ना ही वो मेंबर बन सकता है राज्यसभा का और ना ही लोकसभा का, ठीक है। साथ ही साथ ना ही वो मेंबर बन सकता है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का। If any such person is elected as a president, ठीक है, he is deemed to have vacant his seat in that house on that day on which he enters upon his as a president। तो जैसे कि हमने बात की थी कि एक सीटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, अगर मिनिस्टर है यूनियन का, स्टेट का, तो ये लोग चाहे तो कैंडिडेट मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अपने मतलब खुद को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो उनकी जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। तो ये लोग मान लेते हैं कल को कोई स्टेट का गवर्नर है, उसको प्रेसिडेंट बना रहे हो, तो एज अ स्टेट का गवर्नर वो उसने इलेक्शन में खड़ा हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कि वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जीत गया और जीतने के बाद जो भी उसकी जो पोस्ट है उसे छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उस पोस्ट में गवर्नर भी बन के रहे, प्रेसिडेंट भी बन के रही, तो हो नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पे बोला अगर मान ले कोई वो मिनिस्टर है, मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट का, तो एज अ मिनिस्टर तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। खड़ा होने के बाद अगर वो जीत गया है तो जैसे ही वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट में जहाँ वो बैठा है उसको, तो वहाँ पर वो आएगा तो तुरंत उसे जो उसका जो पुराना ऑफिस था उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई, बिकॉज दोनों चीज़ें वो साथ में लेके नहीं चल सकता कि वो साथ साथ जो है प्रेसिडेंट भी बना रहे और वहाँ पे एज अ मिनिस्टर के तौर पे भी वो काम करें। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जब वो एक प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठ गए हैं उसके बाद वो कोई और ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए ही काम करना होगा। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर फिर इंक्वायरी चलाई जाएगी कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोला गया है कि ही इज़ इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द हाउस ऑफिस ऑफ रेजिडेंस दैट इज़ राज्यसभा, मतलब राष्ट्रपति भवन। तो यानी कि राष्ट्रपति भवन जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो वहाँ पे उन्हें बिना किराए के उन्हें रहने की इजाज़त दी जाएगी, बिकॉज जो भी हमारा प्रेसिडेंट बनता है उन्हें राष्ट्रपति भवन में ही रुकना पड़ता है। यहाँ नेक्स्ट बोला गया ही इज़ इंटाइटल टू सच एनॉलमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जिस तरीके से डिटरमाइन करेगी कितना उन्हें अलाउंस मिलना चाहिए, क्या क्या एनॉलमेंट्स मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ उन्हें दी जाएगी। और एक बार उनकी डिसाइड कर दिया गया कि कितना उन्हें प्रिविलेजेस देना है, किस तरीके से एमेंडमेंट्स देने हैं, तो उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये आपको बोला गया है कि उनके जो भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं, अलाउंसेस है, कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो एक बार आपने डिसाइड कर दिया उनके ऑफिस में एंटर होने से पहले, तो जब तक वो उस ऑफिस में बैठे हैं, जब तक उनका टेन्योर है, तब तक वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कोई भी प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठा है तो कल को वो जो भी पार्लियामेंट है या फिर जो भी हमारी लोकसभा है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कल को ऐसा नहीं करेगी कि भाई मैं हमारे पास पार्लियामेंट, क्योंकि हम देखते हैं ना पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डिसाइड करे किस तरीके से अलाउंस वगैरह देने हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो वो उसकी सैलरी को कम कर देगी या फिर अलाउंसेस को कम कर देगी। तो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ लिखी हुई है कि एक बार वो अपने ऑफिस में एंटर करके और जो भी उस समय डिसाइड किया जाएगा तो उसी चीज़ को मेंटेन किया जाएगा थ्रू आउट जब तक वो उस कुर्सी में बैठे हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो 2018 में पार्लियामेंट ने बेसिकली सैलरी को बढ़ा दिया था प्रेसिडेंट की। तो पहले उनकी सैलरी जो है 1.5 लाख हुआ करती थी, जिसे बढ़ा के उन्होंने 5 लाख कर दिया, यानी हर महीने उन्हें 5 लाख रुपए मिलते हैं सैलरी के तौर पे, ठीक है। देन हम देखिए पेंशन की बात करें तो पहले जो एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट की जो पेंशन थी वो 3 लाख रुपये थी। अब उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 2008 में एक एक्ट लेके आया गया, प्रेसिडेंट अमोलमेंट्स एंड पेंशन अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कहा गया कि जो भी प्रेसिडेंट, जो रिटायर्ड प्रेसिडेंट है, तो जब वो एज ए प्रेसिडेंट की पोस्ट में काम कर रहे थे, जो भी उनकी सैलरी थी, तो सैलरी का 50% जो उन्हें पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो यानी अब 3 लाख रुपये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी उनकी लास्ट सैलरी जो उन्होंने ली है एज जब भी वो प्रेसिडेंट थे, उस लास्ट सैलरी का 50% उनको दिया जाएगा। मान लेते हैं उनकी लास्ट सैलरी 5 लाख थी, तो 5 लाख का जो 50% होगा वो उनको एज ए पेंशन के तौर पर मिलेगा। तो ये सब हमने बात की उनकी, जो कि अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे हैं। अब हम बात करते हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, यानी अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, पहले वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उनको बेसिकली क्या मिलेगा, तो उनके लिए भी कुछ सुविधा की गई है, जैसे उन्हें फर्निश्ड रेजिडेंस मिलेगा, एक घर मिलेगा, फ़ोन की फैसिलिटीज़ मिलेगी, एक कार होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट उनका होगा, ट्रैवल फैसिलिटी उन्हें मिलेगी, सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा, एक ऑफिस दिया जाएगा, ठीक है। एंड उन्हें कम से कम 1 लाख जो है पर एनम, ठीक है, उनको मिलेगा। यानी कि भले ही वो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट में नहीं है, बट क्योंकि वो पहले प्रेसिडेंट थे तो इसलिए ज़रूरी है कि उनका फर्दर जो भी उनके इंटाइटलमेंट है वो उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। और साल का 1 लाख रुपये उन्हें मिलेगा। अब मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, अगर मान लो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो स्पाउस है उनको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जो वर्ड स्पाउस ऐड किया गया है वो ये है कि अगर मान लेते हैं कोई फीमेल प्रेसिडेंट रही होगी तो उनके हस्बैंड को कितना मिलेगा, अगर हस्बैंड प्रेसिडेंट थे तो उनकी फीमेल यानी उनकी वाइफ को कितना मिलेगा, ठीक है। तो एज अ प्रेसिडेंट जब वो थे तो मान लेते हैं उनकी सैलरी महीने की 5 लाख रुपये थी। जब रिटायर्ड हुए तो उनकी सैलरी का कितना परसेंट पेंशन में मिला, 50% मिलेगा, यानी कि 5 लाख का 50% कितना हो जाएगा आपका 2.5 लाख, ठीक है। अब क्योंकि वो रिटायर्ड प्रेसिडेंट अब मर चुके हैं तो उनकी वाइफ को या फिर उनके हस्बैंड को कितना मिलेगा, उसका 50% मिलेगा, यानी 1.25 लाख रुपये उन्हें मिलेंगे। तो इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। साथ ही साथ अगर मान लेते जो भी रिटायर्ड प्रेसिडेंट है उनकी मृत्यु हो गई है तो जो भी उनका स्पाउस है उनको भी फर्निश्ड रेजिडेंस मिलेगा, फ़ोन फैसिलिटी मिलेगी, कार मिलेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, सेक्रेटेरियल स्टाफ इन ऑफिस मिलेगा, साथ साथ 20,000 जो रुपये मिलेंगे पर एनम, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ दी गई है जो भी सिटिंग प्रेसिडेंट है और फॉर्मर प्रेसिडेंट है और रिटायर्ड प्रेसिडेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस दी गई है, इम्यूनिटीज़ दी गई हैं जिससे वो अपने ऑफिस के दौरान एंजॉय करते हैं। साथ साथ उन्हें पर्सनल इम्यूनिटी दी गई है फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, यानी एज ऑफिस में बैठे बैठे जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो भी एक्ट में साइन किया है, जो भी डिक्लेरेशन दी है, तो उसके दौरान उन्हें कोई भी लाइबल नहीं कर सकता कि आपने ये काम क्यों किया है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता, कोई उन्हें कोर्ट में नहीं लेके जा सकता, बिकॉज उन्हें पर्सनल इम्यूनिटी इस चीज़ से मिली हुई है। नेक्स्ट टाइम बताया गया कि ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज़ इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, यानी उन्होंने ऑफिस के दौरान कुछ किया है या फिर अपने पर्सनल एक्ट के दौरान कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी की है, किसी को मार दिया है, कुछ भी किया है, तो उस दौरान उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी कोई भी क्रिमिनल कह सकते हैं इंक्वायरी उनके ऊपर नहीं चलाई जा सकती। उस चीज़ के लिए वो इम्यून है, यानी उन्हें बचाया जाएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। वैसे तो हम सोच सकते हो कि इतनी बड़ी पोस्ट में अगर कोई पर्सन बैठा है तो उस तरीके से काम नहीं करेगा, फिर भी अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन इस तरीके से कर देता है, किसी का खून वून कर देता है, तो उस केस में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो क्योंकि वो जब तक अपने ऑफिस में बैठे हैं, एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे हैं, तब तक उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल इंक्वायरी या प्रोसीडिंग उन पर नहीं चल सकती। बट अगर मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है तो क्या किया जाएगा फिर, क्योंकि वो अपने पोस्ट में जब तक बैठे हैं तब तक तो प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें पहले उनकी पोस्ट से हटाया जाए। तो पोस्ट से हटाने के लिए क्या किया जाएगा, इम्पीचमेंट कर सकते हो, और इम्पीचमेंट जैसे उनका हो जाएगा तो वो एक प्रेसिडेंट की तरह रहेंगे, तब वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहेंगे, फिर आप उनके ऊपर जो है इंक्वायरी चला सकते हो, ठीक है। तो बट जब भी वो अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, तब उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, इसके लिए वो इम्यून है। नेक्स्ट बोला गया है कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप उन्हें इम्प्रिजन भी नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है।
अगर अब हम बात करते हैं सिविल प्रोसीडिंग की, तो सिविल प्रोसीडिंग भी आप उनके खिलाफ नहीं चला सकते। अगर चलानी भी है तो सबसे पहले आपको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही आप जो है उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हो। अगर माने कोई भी उन्होंने कुछ एक्टिविटी ऐसे की अपने पर्सनल एक्ट के दौरान, तो आप उस केस के लिए जो है इस पर प्रोसीडिंग अगर चला भी रहे हो तो आपको पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, तभी जाके आप उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हो। तो ये कुछ इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस उनको मिली है जो पर्सन प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या टर्म है प्रेसिडेंशियल ऑफिस का। ठीक है, तो जो भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठा है तो उसका टर्म जो है 5 साल का होता है। ठीक है, तो एक बार अगर वो ऑफिस में प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठ गए तो 5 साल तक उनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ, बट अगर वो चाहें अगर रिज़ाइन करना है ऑफिस से तो किसी भी टाइम वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और या फिर उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यानी कि इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप उनको उनके टर्म खत्म होने से पहले उन्हें उनके ऑफिस से हटा सकते हो। और इम्पीचमेंट करना प्रेसिडेंट का इतना आसान भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो कैसा प्रोसेस है वो हम देखेंगे, बट किस बेसिस पे आप उनको इम्पीच कर सकते हो, ठीक है, तो वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करते हैं, ठीक है, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन उनका वॉयलेशन अगर वो करते हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं उनको इम्पीचमेंट किया जा सकता है। अब वॉयलेशन किस चीज़ का किया जा रहा है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप कह सकते हैं उसका डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो मीनिंग जो है इस फ्रेज़ का वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिफाइन नहीं किया है कि इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी जिसके बेसिस पे हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। बस एक वर्ड लिख दिया गया है वहाँ पे, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट में बैठते हैं तो उन्हें वोट लेनी पड़ती है कि वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को। तो उस समय अगर उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इतनी अपनी शपथ ली है तो फिर वो अगर मान लो अपने ऑफिस में बैठने के दौरान अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं, उसकी कोई भी प्रोविजन जो है उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो उस केस में उनको इम्पीचमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑफिस में तब तक बैठे रह सकते हैं जब तक उनका सक्सेसर नहीं आता। ठीक है, तो वो बियॉन्ड 5 साल के बियॉन्ड भी बैठे रहेंगे जब तक उनका नेक्स्ट सक्सेसर चुन के नहीं आता। नहीं, मान लो उनका 5 साल पूरे हो गए बट इलेक्शन करने में अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और इलेक्शन थोड़े डिले हो गए तो वो तब तक रहेंगे जब तक वो इलेक्शन होकर एक नया सक्सेसर जो उनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट में नहीं आता। ठीक है, बिकॉज प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हो, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी एक्ट बनाया जाता है उनको एसेंट देने का काम प्रेसिडेंट का है, और जितने भी डिक्लेरेशंस होते हैं उनमें प्रेसिडेंट की स्टैंप लगती है, क्योंकि हर एक काम जो होता है प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, तो इसलिए उनकी सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब तक कोई भी नया सक्सेसर अपना चार्ज नहीं ले लेता तो इंपॉर्टेंट है कि जो पुराना प्रेसिडेंट है वो तब तक वहाँ पर बैठे रहे और अपना काम करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बताया गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, यानी कितनी बार भी चाहे तो वो पर्सन एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट में वापस से इलेक्ट होकर आ सकता है। तो यहाँ पे कोई लिमिट तय नहीं कर रखी है हमारे यहाँ पे कि प्रेसिडेंट सिर्फ इतने बार ही प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठ सकता है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे रख सकता है। ठीक है, मान लो एक बार इलेक्शन हुआ तो 5 साल तक बैठा, दूसरी बार इलेक्शन हुआ फिर से 5 साल बैठा, तीसरी बार इलेक्शन हुआ फिर से 5 साल, तो ऐसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो इलेक्शन में जीत के आ रहे हैं तो अगर देखा जाए कि हमारे पास्ट में सिर्फ एक ही ऐसे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार के लिए हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे थे और दोनों ही टाइम उन्होंने अपने 5-5 साल का टेन्योर अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर हम यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वहाँ पे सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट तय कर रखी है कि 2 बार से ज़्यादा कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट में नहीं बैठ सकता, तो सिर्फ 2 टर्म्स तक वो रह सकते हैं। ठीक है, देन हम इम्पीचमेंट प्रोसेस को समझते हैं। तो यहीं पे हम बोला गया कि प्रेसिडेंट को आप रिमूव कर सकते हो उनकी ऑफिस से इम्पीचमेंट के थ्रू, और इम्पीचमेंट किस बेसिस पे होगा, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं कर रखा कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो कोई भी हाउस से स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। ठीक है, तो इम्पीचमेंट के चार्जेस है वो इनिशिएट कर सकता है बाय आइदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, एंड दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, यानी टोटल हाउस में जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका जो 1/4 है, यानी जो कह सकते हैं 25% जो मेंबर हैं वो इसको साइन करेंगे इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज कोई ना कोई तो इनिशिएट करेगा, चाहे वो लोकसभा करे, राज्यसभा करे, जो भी पर्सन जो भी हाउस इनिशिएट कर रहा है तो उसको इनिशिएट करने के लिए कम से कम 1/4 मेंबर जो होने चाहिए उस हाउस के, वो उसको इनिशिएट करे, मतलब इतना कम से कम सपोर्ट होना चाहिए ना उस इनिशिएशन के, तभी तो माना जाएगा कि ऐसी कोई वैल्यू है इम्पीचमेंट की। ठीक है, तो जब इतने लोग आपको मिल जाएंगे और वो इनिशिएट कर रहे होंगे तब जाके हम कह सकते हैं वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो 14 दिन का फिर नोटिस दे दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि हाँ भाई आपके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाया जा रहा है। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पास किया गया है, और जैसे ही उन्हें नोटिस दे दिया जाएगा उसके बाद जिस हाउस में उसको इनिशिएट किया गया था उस हाउस से वो पास किया जाएगा उस रेजोल्यूशन को, तो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, और जैसे ही वो मान लेते हैं हाउस से पास हो गया तो फिर वो दूसरे हाउस में चले जाएगा, और दूसरे हाउस में जाने से पहले उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा,
यानी जो दूसरा हाउस है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो चार्जेस उस पर लगाए गए हैं प्रेसिडेंट के ऊपर वो चार्जेस सही है भी या नहीं। ठीक है, अगर उन्हें लगेगा सही नहीं है तो वो फिर अपने हाउस से पास ही नहीं करेंगे। जब दोनों हाउस से पास ही नहीं होगा तो फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू अपीयर टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। और उस समय जब उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है दूसरे वाला हाउस, तो उस इन्वेस्टिगेशन में उनके पास राइट है कि वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से काम चल रहा है। उनसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनके शायद उन्हें आंसर भी देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ द अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड पासेस द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 टोटल मेंबरशिप। यानी अगर मान लेते दूसरे हाउस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जो भी चार्जेस लगे थे वो प्रूफ हो चुके हैं, देन वो हाउस क्या करेगा, फिर अपने हाउस से 2/3 मेजॉरिटी जो भी होगी मेजॉरिटी से पास कर देगा रेजोल्यूशन को। और जैसे ही हम देखिए दोनों हाउसेस से पास हो गया तो प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। जिस भी दिन वो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसी दिन उनके ऑफिस से उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो एक तरह का क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर माना जाता है ना पार्लियामेंट में। ठीक है, क्वाजी जुडिशियल इन द सेंस कि यहाँ पे ऑल दो जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं है आपको, बट जो भी प्रोसेस यहाँ पे किया जाए जुडिशरी के द्वारा ही, बिकॉज जुडिशरी का काम क्या होता है कि कोई भी चीज़ की तह तक जाना। ठीक है, जो भी चार्जेस लगाएं उस चार्जेस को प्रूव करना। तो क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी आपकी इन्वॉल्व नहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जा रही है, जो भी चार्जेस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है वो क्वाजी जुडिशियल है, पूरी तरह जुडिशियल नहीं है बट क्वाजी जुडिशियल है। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से इलेक्टेड मेंबर्स प्रेजेंट थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से लोग इम्पीचमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो हम देखते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ठीक है, तो जिस तरह से इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो भी इलेक्टेड मेंबर थे लोकसभा के राज्यसभा के सिर्फ वही प्रेजेंट थे। बट इस समय जब इम्पीचमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इम्पीचमेंट के दौरान जब दोनों हाउसेस से पास किया जाएगा तो उस केस में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे दोनों हाउसेस के, तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इम्पीचमेंट के प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड यूटीज़ ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इम्पीचमेंट के प्रोसेस में। यानी इलेक्शन के टाइम में तो आपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो भी थे एमएलएज वगैरह उनका आपने सब मतलब उनका आपने योगदान ले लिया, बट जब इम्पीचमेंट करना है तो उनसे पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ जो हमारे इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स है लोकसभा राज्यसभा के उनके द्वारा ही इम्पीचमेंट पास किया जाएगा। बिकॉज इम्पीचमेंट के लिए आपको लेजिस्लेटिव असेंबली की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको दोनों हाउसेस से पास करवाना है लोकसभा राज्यसभा से, तो वो तो फिर उनसे ही हो जाएगा। तो आपको क्या ज़रूरत है एमएलए वगैरह की। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों देखने को मिली है हमें इम्पीचमेंट के टाइम पे। बट हमें खुशी है इस बात की कि अभी तक ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आई है कि हमें अपने प्रेसिडेंट को इम्पीच करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है, कि किन किन केसेस में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है। सबसे पहले बोला गया है कि अगर मान लेते हैं उनका जो टर्म था 5 साल का वो पूरा हो गया है तो उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लेते हैं वो रेजिग्नेशन दे देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को तो उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। थर्ड, ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कोई अपराध मतलब जिस तरह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस किया है तो उस कारण अगर मान लो उनका इम्पीचमेंट हो रहा है तो उस केस में उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ऑफिस तो भी उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। फिफ्थ बोला गया अदरवाइज, फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स अ डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन ही इज इन इलेक्शन इज वॉइड, यानी अगर उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया इस बेसिस पे कि उन्होंने कोई ऑफिस ऑफ ऑफिस होल्ड करके रखा है तो उस बेसिस में उनका इलेक्शन कह सकते हैं जो भी वो इलेक्ट होकर आए हैं वो गलत मान लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लेते हैं जिस तरीके से वो इलेक्ट होकर आए हैं बाद में लोगों के द्वारा बोला गया कि जो इलेक्शन है कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुआ है, एंड आफ्टर दी इंक्वायरी करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर देखा तो उन्होंने लगा कि हाँ भाई ये सारी कंडीशन सही है, तो उस केस में उनके इलेक्शन को वॉइड कर सकती है। तो अगर इस कंडीशन पे भी उनका इलेक्शन अगर इस तरीके से वॉइड हो जाएगा तो उस समय जो उनकी पोस्ट है वो खाली हो जाएगी तो उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। तो ये 5 कंडीशन आपको याद रखनी है जहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। अब मेन चीज़ ये है कि जब वैकेंट हो रहा है तो कौन उनकी जगह बैठ के प्रेसिडेंट की जो भी फंक्शंस है उन्हें डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पे क्या करके समझते हैं, जहाँ बोला गया है कि व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट, यानी जो भी प्रेसिडेंट बैठा था अपनी कुर्सी पे उसका टर्म एक्सपायर हो गया है और क्योंकि उसका टर्म पूरा हो गया 5 साल का तब जाके उनकी सीट वैकेंट हो रही है, तो उस समय कौन बैठेगा। तो उस समय ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएँ। ठीक है, तो इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएंगे तो फिर जब तक इलेक्शन होकर नया प्रेसिडेंट नहीं चुन के आता तब तक पुराने जो प्रेसिडेंट है वही काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर मान लेते हैं अगर कोई डिले हो रहा है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए और न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो उस समय जो हमारे आउट गोइंग प्रेसिडेंट है उस समय जो भी प्रेसिडेंट काम कर रहे थे तो वो कंटिन्यू करेंगे अपने ऑफिस को। तो उस समय उनका 5 साल के टर्म बियॉन्ड लिखा जा सकता है, बिकॉज इलेक्शन करवाने ज़रूरी तो है बट इलेक्शन हो नहीं पा रहे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उस केस में जो पुराने जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट है वो अपनी कुर्सी में बैठे रहेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। नेक्स्ट बोला गया है दिस इज प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटीगम इन दिस सिचुएशन द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज किसी भी तरह का कोई भी बीच में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। यानी कि अगर मान लो किसी कारणवश इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो गैप कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगा कि एक भाई प्रेसिडेंट की जो पहले से प्रेसिडेंट है उनका टर्म खत्म हो रहा है, न्यू प्रेसिडेंट आ नहीं पा रहा है, तो उस बीच में वो गैप को कहीं ना कहीं फिल करने की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ही बोला जाता है कि आप तब तक काम करते रहो जब तक इलेक्शन के थ्रू नए प्रेसिडेंट ना आ जाएँ। ठीक है, तो
इंट्रीगनम को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो इस केस में हो ही सकता था कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को बना देते प्रेसिडेंट का, ये भी चांस थे, बट वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे नहीं बिठाया जाता, बिकॉज कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे तो उन्हें समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा सिचुएशन को। तो ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा 2-3 महीने अगर और बैठ जाएंगे जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तो क्या चले जाएगा। तो इस बेसिस पे जो है उन्होंने डिसाइड किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस लिखा हुआ है कि पुराने जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं को ही कहना चाहिए कि वो तब तक बैठें जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लेते हैं उनका ऑफिस वैकेंट हो रहा है बाय द रेजिग्नेशन या रिमूवल या डेथ या अदरवाइज कोई और रीज़न से, ठीक है। तो इस केस में तो प्रेसिडेंट वो है ही नहीं, बिकॉज रेजिग्नेशन देके जा रहे, इट मीन्स अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं, रिमूव कर दिया गया, इम्पीचमेंट कर दिया गया, तो इट मीन्स कोई चांसेस ही नहीं है कि कोई और बैठे, उनकी डेथ हो गई है। तो उस केस में जब उनका ऑफिस वैकेंट हो रहा है तब कौन बैठेगा। तो उस केस में बोला गया कि इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस, मतलब जिस दिन से जो प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हुई है उस दिन से लेकर 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं उस पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा रिमेन इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ही अज्यूम द चार्ज ऑफ हिस ऑफिस, यानी जिस डेट में मान लेते हैं कि जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं उनको 2017 में इलेक्ट किया गया था और आज 2022 हो गया, मान लेते किसी कारणवश उन्हें 2019 में अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती, रिज़ाइन करनी पड़ती, या फिर मान लो तो उनका रिमूवल हो जाता, तो उस केस में 2019 में उनका रिमूवल हो गया। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाया, जो भी इलेक्शन करके न्यू प्रेसिडेंट चुनेगा तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी टर्म बची हुई है उस प्रेसिडेंट की उसको पूरा करे, नहीं। तो जो भी पर्सन यहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पे चुन के आएगा तो वो नॉर्मली अपना जो 5 साल का टर्म है उसको भी पूरा करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो बचा हुआ टर्म है उसको उसके लिए नहीं चुना जा रहा, जो टर्म 5 साल का है उसके लिए उन्हें वहाँ पे बैठाया जा रहा है। तो जो भी प्रेसिडेंट चुन के आएंगे उस दौरान तो वो पूरा अपना 5 साल का टर्म एंजॉय करेंगे। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है वैकेंट तो हो गया और 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन भी करवाने हैं, बट उस 6 महीने के अंदर आपके ऑफिस में मतलब प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठेगा कौन, बिकॉज काम तो छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज प्रेसिडेंट की पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें इतने सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो कौन उनकी जगह बैठेगा उन 6 महीने के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आती, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या किसी भी कारणवश अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी वैकेंट होती है और 6 महीने का टाइम इलेक्शन को है, ठीक है, जब तक इलेक्शन होकर न्यू प्रेसिडेंट नहीं आते तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस है कि अगर मान लेते हैं जो भी हमारा सिटिंग प्रेसिडेंट है वो किसी कारणवश एब्सेंट हो गए हैं, तो अगर वो एब्सेंट है, मान लो बीमार हैं या फिर कहीं किसी टूर पे गए हैं बाहर, तो उस कारण में वो अपने ऑफिस में बैठे नहीं हैं, तो ऑफिस में नहीं बैठे तो कोई ना कोई तो उनकी जगह काम करेगा। तो उस केस में जब वो एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट जो उनके फंक्शंस को सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जब तक वो जो पुराने प्रेसिडेंट हैं वो आ नहीं जाते जहाँ भी वो गए हैं, तो जब तक उनका एब्सेंट रिमूव नहीं हो जाता तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट जो काम करेंगे एज ए प्रेसिडेंट की तरह। अब ये मेन चीज़ हम बार बार बोल तो रहे कि वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस ही वैकेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में कौन बैठेगा, जो प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठ के प्रेसिडेंट के काम करेगा। तो अगर मान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह आएंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लेते किसी कारणवश हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो भी सीनियर मोस्ट जज जो होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट का उसको बेसिकली अपॉइंट कर दिए, मतलब वो बेसिकली प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बोलेगा कि सीनियर मोस्ट जज भी ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 30-35 जज काम करते हैं, ठीक है। उन 30-35 में कोई तो एक ऐसा होगा जिसकी एज बड़ी होगी, मान लो एक 60 ईयर का है, अगर मान लो 60 ईयर का कोई नहीं है तो 50 साल, कोई तो ऐसा होगा उन 30-35 लोगों में से, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का अवेलेबल ना हो। तो ये आपको याद रखना है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक ही पोस्ट है, तो हो सकता है कि वो वैकेंट हो, पर सीनियर मोस्ट जजेस तो आपके प्रेजेंट हो ही सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो पास्ट में हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर ज़कीर हुसैन, जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके ऑफिस के दौरान 1969 मई में, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने काम किया था, ठीक है। सून आफ्टर वीवी गिरी रिज़ाइन टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे एम हदीतुल्ला ने काम किया था प्रेसिडेंट की तरह, जो कि 20 जुलाई 1969 से लेकर 20 अगस्त 1969 तक उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट में काम किया, प्रेसिडेंट के जितने फंक्शंस थे उनको डिस्चार्ज किया। अब मेन चीज़ ये है कि अगर मान लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हो गए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हो गए, जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, उनके जो भी फंक्शंस उन्हें डिस्चार्ज करेंगे, तो उस केस में जो भी पावर्स, जो भी इम्यूनिटीज़ मिलती थी प्रेसिडेंट को, वो सब उनको मिलेगी। बिकॉज भले ही थोड़े टाइम के लिए उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है, पर भले उन्हें प्रेसिडेंट थोड़े टाइम के लिए बनाया गया, बट है तो वो प्रेसिडेंट ना, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठते ही जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी, जो भी उनके फंक्शंस थे, जो भी इम्यूनिटीज़ थी, वो सब उनको मिलेंगी, ठीक है। जो भी सैलरी प्रेसिडेंट लेते थे वो सैलरी उन्हें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोला हुआ है कि जो भी प्रिविलेजेस मिले थे वो सारे के सारे प्रिविलेजेस उन पर्सन को भी मिलेंगे जो प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठ के प्रेसिडेंट के जो भी फंक्शंस उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।
तो यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हम पावर्स को हम कल की क्लास में देखेंगे कि बहुत सारी डिफरेंट फील्ड में जो है प्रेसिडेंट की पावर्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।